ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो फर्स्ट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टू बिगिन विद द प्रीएम्बल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब सबसे पहले प्रीएम्बल जो चुना गया था, ठीक है, जैसे कि हमने भी प्रीएम्बल चुना है, ठीक है, तो अमेरिका था जिसने कि सबसे पहले अपने कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल ऐड किया था। देखिए ऊपर हम पढ़ के आए थे कि पंडित नेहरू ने आपके पास क्या मूव किया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था। तो आइए इस बात का रिवीजन भी कर लेते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब पास हुआ था। हाँ जी, वो आपके पास ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुआ था 13 दिसंबर 1946 को। 1946 को आपके पास पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया कि आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी कैसी होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसे 1947 को एक्सेप्ट कर लिया गया। 1947 को इसे एक्सेप्ट कर लिया गया। ठीक है, तो इसे अडॉप्ट कर लिया गया। प्रीएम्बल रिफ्लेक्ट्स माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर। और हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जब प्रीएम्बल को अमेंड किया गया 1976 में, ठीक है, इसमें 3 न्यू वर्ड्स ऐड किए गए जो कि आपके पास क्या था, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी। अब देखिए मैं एक एक करके सभी कीवर्ड्स को यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा प्रीएम्बल में। ठीक है, जो कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल है सोवरेन। सोवरेन इंप्लाइज दैट इंडिया इज नाइदर ए डिपेंडेंसी नॉर ए डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन फेयर बोथ इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, सोवरेन का मतलब बेसिकली यही है कि ना तो ये आपके पास किसी को कंट्रोल कर रहा है, किसी अदर नेशन को, ठीक है, और ना ही किसी नेशन के अंडर है ये। ठीक है, तो ये अपने जो इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स है वो खुद फ्रीली कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इसके अंदर वर्ड आता है सोशलिस्ट। जैसे कि अब कहा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी इटसेल्फ अडॉप्टेड रेजोल्यूशन टू एस्टैब्लिश अ सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन इट्स अवादी सेशन। देखिए जो ये अवादी है आपके पास, ये टाउन है नियर चेन्नई, तो आपके पास ये ईयर जनवरी 1955 की बात थी। जनवरी 1955 के बारे में बात थी ये, जब आपके पास इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फॉर्मली अडॉप्ट कर लिया ये रेजोल्यूशन। ठीक है, ये रेजोल्यूशन आपके पास क्या था, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी इस बारे में आपको बताता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो एक डोमिनेंट रोल प्ले करेगी ओनरशिप में, ठीक है, और कंट्रोल में, जो कि आपके पास मेन की इंडस्ट्रीज है आपके पास 10 कंट्रीज में। ठीक है, तो इसका बेसिकली आपके पास गोल ये था कि इकोनॉमिक जो इनइक्वालिटी चल रही है हमारे देश में उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, उसको कम कर दिया जाए और आपके पास फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होना चाहिए। और यहाँ पर जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन थे लाइक लैंड, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट, ईटीसी, ये सभी के बेनिफिट्स के लिए यूज किए जाए, ना कि सिर्फ ओनली फॉर द वेल्थी पीपल। ठीक है, तो ये बात थी आपके पास इसके अंदर सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी। नेक्स्ट इज इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एंड नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म ऑल्सो नोन एज स्टेट सोशलिज्म। तो देखिए यहाँ पर हम जान लेते हैं कि आपके पास जब ये ऐसे कह रहा है कि इंडियन ब्रांड ऑफ सोशलिज्म इज ए डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, तो देखिए नॉट अ कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। तो आप पहले जान लेते हैं कि इस टर्म का मतलब क्या है, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपके पास कंबाइन वर्ड है, जैसे कि दिख ही रहा है आपके पास, जिसके अंदर के सोशलिस्ट आइडियल्स हैं, जैसे कि सोशल जस्टिस, सोशल इक्वालिटी एंड वेलफेयर। ठीक है, और आपके पास डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम चलेगा, जैसे कि फ्री इलेक्शन होने चाहिए आपके पास, फ्री प्रेस मतलब कि लिबर्टी मिलनी चाहिए उनको, और आपके पास फ्रीडम टू स्पीक है, सिविल लिबर्टीज होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब कि गवर्नमेंट का एम बेसिकली यही है कि आपके पास इनइक्वालिटी रिड्यूस की जाए और जो बेसिक नीड्स है जैसे कि हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, एम्प्लॉयमेंट है, ये जो जनता है उनको प्रोवाइड की जाए। ठीक है, इसके साथ साथ इंडिविजुअल फ्रीडम को भी रिस्पेक्ट दी जाए और म्यूचुअल पार्टी डेमोक्रेसी भी यहाँ पर बरकरार रहे। इसके अंदर जो बात है ये कहा जा रहा है कि इट इज अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो मैंने समझ लिया है, ठीक है, नॉट ए कम्युनिस्टिक सोशलिज्म। कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में आपके पास क्या है कि आपके पास सिंगल पार्टी स्टेट होती है, सिंगल पार्टी है, नो प्राइवेट ओनरशिप है इसके अंदर। ठीक है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में आपके पास सिंगल पार्टी, ठीक है, और यहां पर आपके पास आपके पास प्राइवेट ओनरशिप, नो प्राइवेट ओनरशिप। ठीक है, और स्टेट कंट्रोल करती है जितनी भी इंडस्ट्रीज है, लैंड है, रिसोर्सेज है, उनको सबको स्टेट कंट्रोल करेगी। तो ये कम्युनिस्टिक सोशलिज्म में आ जाएगा। तो यहां से मैं समझ गया हूं कि आपके पास जो इंडियन सोशलिज्म है आपके पास वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म टाइप का है, ना कि कम्युनिस्टिक सोशलिज्म टाइप का है। ठीक है, अब जैसे कि आगे लिखा भी हुआ है आपके पास, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म आपके पास होल्ड्स फेथ इन मिक्स्ड इकोनॉमी वेयर बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स कोएग्जिस्ट साइड बाय साइड। ओके, और इंडियन सोशलिज्म आपके पास ब्लेंड है मार्क्सिज्म और गांधीज्म का। ठीक है, लीनिंग हैवीली टुवर्ड द गांधीज्म सोशलिज्म, स्टेटलेस सोसाइटी। ठीक है, ये आपके पास यूपीएससी प्री 2020 में भी आ रखा है। ठीक है, ओके, सेक्युलर का क्या मतलब है, ये सेक्युलर वर्ड आपके पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू ऐड किया गया। ठीक है,
पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म लिया गया है हमारे पास यहाँ पर आ गया, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमारे पास जो रिलीजन की स्ट्रेंथ है, हमारे यहाँ पर सभी तरह के रिलीजन है, ठीक है, तो सबको सेम स्टेटस देने के लिए, सबको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पर एक पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म अपनाया गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक आपके पास क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी दैट इज possession of supreme power by the people. It calls into activity the intelligence and character of ordinary men and women. तो देखिए यहाँ पर जो पॉपुलर सोवरेनिटी वर्ड यहाँ पर चुना गया है आपके पास, इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम पावर है और जो अथॉरिटी है कंट्री की, ये अल्टीमेटली आपके पास पीपल के हाथ में है, लोगों के हाथ में आपके पास है, ना कि एक सिंगल अथॉरिटी के पास, जैसे कि कोई किंग है या फिर डिक्टेटर है या फिर सिलेक्टेड ग्रुप भी है, ठीक है, उनके पास नहीं है। तो यहाँ पर डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी है आपके पास, दैट इज पोजीशन ऑफ सुप्रीम पावर बाय द पीपल, जैसे लिखा भी हुआ है यहाँ पर। इट कॉल्स इनटू एक्टिविटी द इंटेलिजेंस एंड कैरेक्टर ऑफ ऑर्डिनरी मेन एंड वुमेन। इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि जो कॉमन पीपल है उनके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है डिसीजन मेकिंग की, वो मतलब कि समझदारी से करेंगे, वो इन्फॉर्म्ड है एक तरह से अपने आप में, ठीक है, उनको मतलब कि अपनी डेमोक्रेटिक वैल्यूज को प्रोटेक्ट करना आता है, ठीक है। तो ये आपके पास पॉपुलर सोवरेनिटी में आ जाएगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली एज इन द केस ऑफ स्विट्जरलैंड। 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी नेमली रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट, ठीक है। तो ये आपके पास जो सुप्रीम पावर है वो डायरेक्टली आपके पास कहां से हमने अडॉप्ट किया? स्विट्जरलैंड से अडॉप्ट किया। तो इसके 4 डिवाइसेस हैं आपके पास डायरेक्ट डेमोक्रेसी में, जो कि आपके पास रेफरेंडम, इनिशिएटिव, रिकॉल एंड प्लेबिसाइट। अब देखिए इसके बारे में बात करते हैं। रेफरेंडम, referendum is a procedure whereby a proposed legislation is referred to the electorate for settlement of their direct votes. तो देखिए रेफरेंडम के बारे में बात कीजिए तो रेफरेंडम एक प्रोसेस है आपके पास जिसके अंदर एक लॉ प्रपोज किया जाता है, ठीक है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन कैसा भी, और इस इंपॉर्टेंट डिसीजन को या फिर कोई सी प्रपोज लॉ को, ठीक है, लोगों के सामने रख दिया जाता है जो कि एलिजिबल वोटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर जो लॉ मेकर्स हैं वो इस लॉ के बारे में डिसाइड नहीं करेंगे, तो वोटर्स यहाँ पर खुद यहाँ पर इस चीज के लिए अप्रूव करेंगे, रिजेक्ट करेंगे कि आपके पास ये चीज होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके की डिसीजन मेकिंग में जहां पर कि लोग यहाँ पर डायरेक्ट वोट्स दे सकते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रेफरेंडम कहते हैं। तो अब बढ़ के देखिए इस डेफिनेशन को। रेफरेंडम इज अ प्रोसीजर वेयर बाय प्रपोज्ड लेजिस्लेशन इज रेफर्ड टू द इलेक्टोरेट। इलेक्टोरेट मतलब कि जो वोट्स कर सकते हैं, फॉर सेटलमेंट बाय देयर वोट्स, आइदर दे एक्सेप्ट इट और रिजेक्ट इट। ओके, next is initiative. Initiative is a method by means of which the people can propose a bill to the legislator for enactment. Initiative आपके पास एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जो कि ऑर्डिनरी सिटीजन को ये अलाउ करता है कि वो न्यू लॉ प्रपोज कर सकते हैं या फिर कोई अमेंडमेंट चाहते हैं तो वो अमेंडमेंट भी कर सकते हैं इसके अंदर। तो इनिशिएटिव में आपके पास ये काउंट होता है। तो देखिए इस मेथड के थ्रू पीपल अपना कोई भी बिल ड्राफ्ट कर देते हैं और सबमिट कर देते हैं लेजिस्लेटर में, ठीक है। पीपल ड्राफ्ट आपके पास लॉ और ये सबमिट कर देते हैं कहां पर? लेजिस्लेटर में, जो कि आपके पास लॉ मेकिंग बॉडी है, ठीक है। तो लेजिस्लेटर इस बात को कंसीडर करती है और पोटेंशियली इनेक्ट करती है। नेक्स्ट इज रिकॉल. Recall is a method by which the voters can remove a representative or an officer before the expiry of his term when he fails to discharge his duties properly. तो ये तो बात समझ में आ गया होगा पर रिकॉल आपके पास क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू वोटर्स एक रिप्रेजेंटेटिव को रिमूव कर सकते हैं बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, अगर वो अपनी ड्यूटीज प्रॉपरली डिस्चार्ज नहीं कर पा रहा है तो। Plebiscite is a method of obtaining the opinion of the people on any issue of public importance. It is generally used to solve territorial disputes. ठीक है, तो ये plebiscite भी समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट आगे चलते हैं रिपब्लिक की तरफ, जो हमारे पास 5वीं टर्म है आपके पास प्रीएम्बल में। इंडिया, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया के पास एक इलेक्टेड हेड है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं, तो ये आपके पास इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। तो यहाँ पर रिपब्लिक में आप देखेंगे द हेड ऑफ द स्टेट इज ऑलवेज इलेक्टेड डायरेक्टली। तो ये आपके पास इलेक्टेड डायरेक्टली तो यूएसए में होता है और इनडायरेक्टली हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है, फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। A republic also means 2 or more things. Vesting of political sovereignty in the people and not in the king. ठीक है, ये तो हम बात कर चुके हैं कि आपके पास पूरी इंडिपेंडेंसी पीपल के पास में है, ठीक है, कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं थ्रू द वोटिंग। ओके, सेकंड इसके अंदर क्या है? सेकंड, द एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास एंड हेंस ऑल पब्लिक ऑफिसेस बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, मतलब कि जितने भी आपके पास पब्लिक ऑफिसेज हैं वो आपके पास हर एक सिटीजन के लिए ओपन होंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो ये आप 2 चीजें ध्यान रखेंगे। आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस आपके पास, ये सब कुछ कहां से लिया गया? ये रशियन रेवोल्यूशन लिया गया 1917। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप।
नेक्स्ट आगे चलते हैं इसके टर्म में लिबर्टी। देखिए लिबर्टी के बारे में बात करें, लिबर्टी मीन्स एब्सेंस ऑफ रेस्ट्रेंट्स on the activities of individual and at the same time providing opportunities for the development of individual personalities। देखिए समझते हैं इस चीज को, लिबर्टी मीन्स द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स। देखिए जो डार्क वर्ड है यहाँ पे समझिए इसको, मतलब कि जो अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए आपके पास, फ्रीडम फ्रॉम अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शन, जैसे कि पीपल आर फ्री टू थिंक, speak, move and act without unfair interference from the government or others। ठीक है, तो यहां पर तभी लिखा हुआ लिबर्टी मींस द एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट्स ऑन द एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज। अब देखिए न्यू वर्ड आ गया आपके पास, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज। ठीक है, ये आपके पास मतलब ये है कि फ्री होने का मतलब सिर्फ ये नहीं है फ्री फ्रॉम कंट्रोल। ठीक है, इसका मतलब ये भी है कि उनकी कंडीशंस अच्छी होनी चाहिए, राइट कंडीशंस में होने चाहिए वो, मतलब कि उनकी एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए, उनका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए, जैसे कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज में सबको इक्वल राइट्स मिलने चाहिए। ठीक है, तभी वो अपना इंडिविजुअल पर्सनैलिटी, तभी अपना कोई टैलेंट, एबिलिटी या पर्सनैलिटी शो कर सकती है। ठीक है, तो लिबर्टी उस चीज को सिग्निफाई करता है। द प्रीएम्बल सिक्योर्स ऑल टू ऑल सिटीजंस ऑफ इंडिया लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ओके, नेक्स्ट आता है इक्वालिटी, एब्सेंस ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल इंडिविजुअल विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। ये बेसिकली इक्वालिटी तो आपको पता लग गया है कि कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देना है किसी स्पेसिफिक पर्सन या स्पेसिफिक सोसाइटी के सेक्शन को। ठीक है, यहाँ पर आपके पास सभी को एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज देनी है। ठीक है, टू ऑल द इंडिविजुअल्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। फ्रेटर्निटी आप देख लेते हैं, फ्रेटर्निटी आपके पास सेंस ऑफ ब्रदरहुड। ठीक है, ये आपके पास दो चीजें एश्योर करता है, पहली बात तो डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, तो दूसरा आपके पास है यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन। तो दोनों आपको मेंटेन करके रखनी होती है, आपके पास दो चीजें एश्योर करता है आपके पास, ये लोगों के हाथ में होता है वैसे तो। ठीक है, वर्ड इंटेग्रिटी आपके पास एडिड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1976 में। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए आपके पास यहाँ पर कि 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे आपके पास 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। ठीक है, जिसमें कि एक आपके पास इंटीग्रिटी और दूसरे दो कौन से थे बताइए जल्दी से, सोचिए। हाँ जी, दूसरे थे सोशलिस्ट और सेक्युलर। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं आपके पास प्रीएम्बल एज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर आपके पास जैसे कुछ केस देख लेते हैं, जैसे कि बेरूबारी केस 1960। ठीक है, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने स्पेसिफिकली ये ओपिनियन किया था प्रीएम्बल के लिए दैट इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फिर केशवानंद भारती केस 1973 में इसने कहा था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पर जजमेंट चेंज हो गई है यहाँ पर। ठीक है, फिर LIC ऑफ इंडिया केस में आपके पास क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड द प्रीएम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए यहाँ पर सीमेंटेड हो गया इस बात को। तो स्टेटस ऑफ प्रीएम्बल क्या है, लाइक एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल वाज आल्सो इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, तो प्रीएम्बल को भी मतलब कि जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन जैसे और पार्ट्स हैं जिनको आपके पास एज अ लॉ मतलब कि पास किया गया डिस्कशन करके, वैसे ही आपके पास प्रीएम्बल को भी इसी तरह पास किया गया था। ठीक है, मतलब कि इनेक्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बट आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ऑलरेडी इनेक्टेड। मतलब ये बात हमने पहले भी की थी कि जब सारा का सारा कॉन्स्टिट्यूशन आपके पास इनेक्ट हो गया था, उसके बाद आपके पास प्रीएम्बल इनेक्ट किया गया था इंडिपेंडेंटली। तो प्रीएम्बल हम कह सकते हैं प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेटर नॉर ए प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेटर। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास, ये प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, टू लेजिस्लेटर। इसका मतलब आपके पास ये हुआ कि लॉ मेकर्स कांट मेक लॉज डायरेक्टली बेस्ड ऑन द प्रीएम्बल अलोन। ठीक है, सिर्फ प्रीएम्बल को देखते देखते ही आपके पास वो मतलब कि लॉ नहीं बना सकते हैं। ठीक है, प्रीएम्बल इज नाइदर अ सोर्स टू लेजिस्लेटर। और उसी टाइम पे आपके पास एक लाइन और देखने को मिलती है, प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेटर। मतलब कि अगर कोई ऐसा लॉ है जो कि आपके पास प्रीएम्बल से अनमैच्ड खा रहा है, ठीक है, तो वो इसके ऊपर लेजिस्लेटर की पावर को लिमिट नहीं करेगा, उसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा कहीं पर भी। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, इट इज नॉन जस्टिसेबल, मतलब लीगल नहीं है तो नॉन जस्टिसेबल है। दैट इज इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट्स ऑफ लॉ। ठीक है, तो ये बातें आप ध्यान रखेंगे रिगार्डिंग द प्रीएम्बल। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं एमिनेबिलिटी ऑफ प्रीएम्बल। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रीएम्बल आपके पास अमेंड हो सकता है, पर यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपके पास अमेंडमेंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपके पास फंडामेंटल फीचर्स हैं, जो कि बेसिक फीचर्स हैं आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के, जो कि प्रीएम्बल में कंटेन्ड है, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड इन द प्रीएम्बल, तो वो आपके पास अल्टर्ड नहीं होनी चाहिए, वो आपके पास मतलब कि उसको आप चेंजेस नहीं कर सकते। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368 वैसे आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं।
ठीक है, जो कि बेसिक फीचर्स है जो कि प्रीएम्बल में भी कंटेन्ड है, तो उनको अल्टर किए बिना आप प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास प्रीएम्बल हैज बीन अमेंडेड ओनली वंस सो फॉर, ठीक है, इन 1976 बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। वो तो आप जानते हैं कि 3 वर्ड्स ऐड किए गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी टू द प्रीएम्बल। ओके, तो ये मेरा प्रीएम्बल पूरा हो गया है।